ये शाखा की ही ट्रेनिंग है कि कोई दूसरे इंसान पे इतने बड़े बड़े ईंटें चला सकता है। हम एकता की शक्ति उनको दिखाएंगे, हम उन्हें ही दिखाएंगे। वो लोग अंधेरे में आते हैं। पत्थरबाजी बंद करो। ये पूरा सूजन, ये मसल स्टिफ हुए हैं। वीसी हमारी एक पॉडकास्ट में जाती है, वो ये कहती हैं कि ब्लैक्स एंड दलित्स आर ड्रग्ड विद परमानेंट विक्टिमहुड। वैभव मीना वीडियो के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि रूम टू रूम जाके मारेंगे। प्रतीक भारद्वाज करके स्टूडेंट है, उनका वीडियो फ्लोट हो रहा है। वो उनका कहना है कि पूरा फायर एक्सटिंग्विशर उन पर झोंक दिया गया, उसके बाद उन्होंने एक बाथरूम में बैठकर अपनी जान बचाई। उन लोगों ने खुद को बंद किया था बचने के लिए पुलिस से। जो गृह मंत्री को लेके एक वीडियो वायरल हुई थी, कब्र खुदेगी, देखी थी आप लोगों ने? वो तो बाहर भी हुई थी ना। कब्र खुदने वाले नारों को जस्टिफाई कर। इस वक्त हम जेएनयू में हैं और 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात एक मार्च निकलती है। मार्च के बीच में विवाद होता है, पत्थरबाजी के आरोप लगते हैं और दूसरा पक्ष भी आरोप लगाता है कि उन्हें बंद करके कमरे में मारपीट हुई है। तो इन चीज़ों के अलग अलग पक्ष हैं, उन पक्षों को हम आप तक ले आने की कोशिश में जेएनयू पहुँचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जेएनयू की अध्यक्ष अदिति हैं। अदिति, आप उस वक्त मार्च भी लीड कर रहे थे, आप थे भी, आप प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। क्या कुछ हुआ था, अगर हमें डिटेल में बता दें। तो आप देखते हैं कि 16 तारीख को वीसी हमारी एक पॉडकास्ट में जाती हैं और उससे पहले से हम उस एनकैम्पमेंट में बैठे, जो आपने कुछ देर पहले देखा, स्ट्राइक चल रही है। वीसी को हमारे से बात करने का टाइम नहीं है। वो जाती हैं पॉडकास्ट में और भद्दी बयानबाजियाँ करती हैं। वो ये कहती हैं कि शी इज़ अ प्राउड शाखा मेंबर। फिर वो उसी आइडियोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजी को दुरुस्त बताते हुए आगे बढ़ के कहती हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस इररेलेवेंट, इररेशनल हैं। जबकि इस देश के तमाम छात्र, इस देश के सारे नौजवान सड़क पे उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको चाहिए यूजीसी रेगुलेशंस और पुख्ता तौर पे रोहित एक्ट के तर्ज पे चाहिए। उसके बाद हमारा सवाल है कि आपकी जुर्रत कैसे होती है कि आप जाकर जेएनयू के नाम पर ऐसी बयानबाजी करती हैं। ना सिर्फ इतना, वो ये तक कहती हैं और उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, वो ये कहती हैं कि ब्लैक्स एंड दलित्स आर ड्रग्ड विद परमानेंट विक्टिमहुड। कोई भी छात्र किसी भी डिसिप्लिन का हो, उसे पता है कि अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जिनका स्लेवरी का इतिहास रहा है, इतना इनह्यूमेन इतिहास रहा है, उनके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं। कोई भी जानता है कि इंडिया में दलित्स के क्या स्ट्रगल्स रहे हैं। आप जेल में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लोग जेल में ठूसे हुए हैं। वो कौन है? वो दलित्स हैं, वो आदिवासी हैं, वो ओबीसी हैं, वो मुसलमान हैं। उसके बाद वो सफाई में कहते हैं कि मैं खुद भी ओबीसी वर्ग से आती हूँ और मेरा वो मतलब नहीं था जो लोग समझ रहे हैं। उनका क्या मतलब था? उन्होंने कोई उस समय सिर्फ इतना कहती हैं कि वो विक्टिमहुड। आप बताइए कि कल को हमारी देश जिस धारा में बह रहा है, कल को महिलाओं से भी उनके अधिकार छीने जाएंगे और कहा जाएगा कि तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, दलितों के साथ ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, आदिवासियों के घर छीने जा रहे हैं। तो पूरे आप एनईपी का जब अगर डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, वहाँ भी लिखा रहता है कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेसिकली आप अपने अधिकारों की अगर बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इसी सरकार की रिपोर्ट है कि 118% से ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शिक्षण संस्थानों में हो रही है बीते 5 सालों में। और ये शिक्षण संस्थान है, ये वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिन्हें बहुत करीब से देख पाते हैं। आप सोचिए कि जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जहाँ पे हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग तो कितने महान होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। आप देखिए कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये हाल है, वो भी सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़ा, हम कितना बिलीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 118% बोला है तो उससे कितना अधिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। तो बाकी और इंस्टीट्यूशंस में क्या होता होगा, इसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों ने इन्हीं सबको लेकर समता मार्च निकाला। जी, फिर क्या हुआ? जेएनयू के छात्रों को ये लगा कि हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वीसी की जवाबदेही, वीसी का इस्तीफ़ा इस पे बिल्कुल आना चाहिए कि आप जेएनयू के नाम पे आप हमें बदनाम कर रही हैं। आप वहाँ जाके जेएनयू की वीसी के तहत
ऐसी बयानबाजी करती हैं। सारे स्टूडेंट्स हज़ारों की संख्या में मार्च करते हैं ईस्ट गेट पे, उसे वीसी गेट भी कहा जाता है, वहाँ पे जाते हैं, उनसे जवाबदेही मांगते हैं। बेशक वो नहीं आती हैं, उनको शाखा से फुर्सत मिले तब वो आएँ, हमसे बात करें। उसके बाद वहाँ से ये ऐलान होता है कि जिन स्कूलों में स्ट्राइक चल रही है, जनरल बॉडी मीटिंग्स के बाद वहाँ पे इंटेंसिफाई करते हुए हम लॉकडाउन पे जाएंगे, और जिन स्कूलों में अभी बचा है जीबीएम, वहाँ जीबीएम करा कर हम लॉकडाउन पे जाएंगे। लॉकडाउन होता है। SL1, SL2, LLC, SSS1, SSS2, SSS3, SIS1, SIS2, इनमें तमाम दरवाजे 15-20 दरवाज़ों पे सारे छात्र मिलकर ताला लगाते हैं। उसके बाद वीसी अपने गुंडों को भेजती हैं, जो उन्होंने 15-20 गुंडे यहाँ पाल रखे हैं। कौन है वो गुंडे? जयंत मिश्रा, अनिमेश मिश्रा, प्रवीण पीयूष, विकास पटेल, निशांत पाठक, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। आयुष मिश्रा, आदित्य त्रिपाठी, ये लंबी लिस्ट है। और इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि यूजीसी रेगुलेशंस लागू हों। ये किसी संगठन से हैं या? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं, और इनका गुंडा यही जयंत मिश्रा, जो उस दिन दारू पीकर आता है, यही वो फर्द है जो 2020 में कोमल शर्मा जो मास्क लगा के बैठ आती है, उसी के साथ जयंत मिश्रा भी मास्क लगाकर गर्ल्स हॉस्टल में गुंडागर्दी करने घुसते हैं। दीज पीपल आर हैबिचुअल ऑफेंडर। इनको अभी तक रस्टिकेट नहीं किया है। इन विकास पटेल का सरेआम वीडियो है, उस समय का भी वीडियो है, किस तरह यूनियन ऑफिस में हमारे इलेक्टेड इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स पे हमला करता, दरवाज़ा तोड़ देते हैं ये लोग। ये वीडियोज़ हैं। वीसी अपने पॉडकास्ट में ये भी कहती है, उसको सब पता है कि ये पिज़्ज़ा और दारू बंटवाते हैं इलेक्शन टाइम, तो वीसी को ये भी पता है कि किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, मारते पीटते हैं। इन्होंने रस्टिकेट और आउट ऑफ बाउंड्स नहीं किया। ये आते हैं, पहले रॉड्स लेकर आते हैं, हम सब पे हमला करने की कोशिश करते हैं, भद्दी गालियाँ देते हैं। समता मार्च के दौरान मार्च पीसफुली हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि सबका कैमरा ऑन है, सब लोग कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्च के, तो वहाँ पे वो नहीं आते हैं, वो लोग अंधेरे में आते हैं और पहले तो लाठियाँ मारना शुरू करते हैं। वहाँ से जब हम साथ में मिलके सारे स्टूडेंट्स इनको रोकते हैं, उसके बाद ये अंधेरे में पत्थर चलाना शुरू करते हैं। फिर पुलिस आती है, फिर ये भागते हैं, भाग के छुपते हैं। उसके बाद जब वापस पुलिस ये इंश्योर करती है कि कोई नहीं है, पुलिस फिर जाती है, फिर ये आके हमारी टेंट पे जाके देखे जहाँ एनकैम्पमेंट है, किस तरीके से टेंट पे पत्थर से वो लद गया है। इतने बड़े, दिस इज़ इनह्यूमन। ये शाखा की ही ट्रेनिंग है कि कोई दूसरे इंसान पे इतने बड़े बड़े ईंटें चला सकता है। और उसके बाद फिर हम पुलिस को हमें बुलाना पड़ता है, फिर पुलिस आती है, और उसके बाद जब वो वहाँ से जाते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स हम सोच रहे होते हैं कि इसके आगे क्या करना है, क्योंकि ये ताले वाले जो सारे स्टूडेंट्स मिलकर लगाते हैं, उन्होंने वो सब भी तोड़े। तब बाकी सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करते हैं, अलग अलग लोगों को फ़ोन आते हैं कि 15-20 कहीं से 50 बाहर से गुंडे, कहीं किसी गेट से कुछ गुंडे लाठियाँ लेकर, रॉड लेकर घुस रहे हैं। तब हम सब सेंट्रल लाइब्रेरी में करीब 3 बजे, ये रात के 3 बज रहे हैं, ये रात के 3 बज रहे हैं, ये 1 बजे से मान लीजिए 12:30 से ये सिलसिला चले जा रहा है, बार बार हमें पुलिस बुलानी पड़ रही है। फिर 3 बजे के आसपास हम लाइब्रेरी में जाते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में 150 से 200 स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स डर के चले जाते हैं, वो स्टूडेंट्स हम लाइब्रेरी में बैठते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बैठते हैं। पुलिस को फ़ोन करते हैं, वसंत कुंज थाने में ACP को फ़ोन करते हैं, और तब जाकर उसमें भी अभी हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम कितने सिक्योर हैं, क्योंकि जयंत मिश्रा, विकास पटेल मुझे धमकी देके गए कि JNU के बाहर भी एक दुनिया है, वहाँ तुम बच के दिखाओ। कौन कह रहा है आपसे? ये विकास पटेल, जयंत मिश्रा कह के गए हैं। वीडियोज़ हैं जहाँ सरेआम गाली दे रहे हैं। वैभव मीना वीडियो के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि रूम टू रूम जाके मारेंगे। हमें कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदेही हम बार बार लिख रहे हैं JNU प्रशासन को, JNU सिक्योरिटी को, कि आप सिक्योरिटी बढ़ाइए। स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, भय का माहौल है। फिर भी आपने देखा कि स्टूडेंट्स किस तरह आकर लॉकडाउन इंश्योर करा रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। फिर भी हम लेटर लिख रहे हैं और हम ये अपील करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि सिक्योरिटी इंश्योर की जाए और नज़र रखी जाए कि गुंडे
इस कैंपस में ना घुसे, 2020 जैसा माहौल फिर से ना हो। और ये बहुत डेलिबरेट भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हुआ, जब भी रोहित एक्ट के लिए इलाहाबाद में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसे कैसे देखते हो आप लोग? ये यही है कि ये कुछ जो फोर्सेस है, कास्टिस्ट फोर्सेस, ये नहीं चाहते हैं कि एक ऐसी न्याय की व्यवस्था हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर जो SC ST OBC समाज के लोग हैं वो जाकर न्याय की डिमांड कर सकें, इंक्वायरी की प्रक्रिया चले। इनको लगता है कि ये जो कुछ लोग हैं जो सालों साल से, सदियों से अपना वर्चस्व कायम करके रखे हैं, ये इनका डेस्परेशन पता चलता है कि ये जो एक जो आइडियोलॉजिकल तरीके से इन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम किया है, जब ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इनको अपना जो इनका तख्त है डोलता हुआ दिखता है, तब ये मारपीट करते हैं। इलाहाबाद में मारपीट की, तमाम जगहों पे जहाँ पे भी मोबिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हमें खुद रस्टिकेट किया। इसलिए रस्टिकेट किया जब हमारा पहला मार्च था 3 तारीख को, उसके एक दिन पहले हमें रस्टिकेट किया। किस बात को लेकर? कागज़ी तौर पे तो हमें FRT हटाने के लिए, उसके लिए खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए किया गया, लेकिन VC अपने पॉडकास्ट में कहती है कि पॉलिटिकल प्रेशर था उन पे पॉलिटिकल प्रेशर था, इसलिए उन्होंने हमें आउट ऑफ बाउंड्स रस्टिकेट किया। और यही सिक्योरिटीज़ जो हम लॉकडाउन इंश्योर करें, स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा बोलते हुए कि हमें क्लास में जाना है, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े हैं। ये प्रोफेसर्स धक्का मार के, हमें इस बात पे भी शर्म आती है कि JNU आज इस मकाम पे पहुंचा है कि चाटुकारिता करने की होड़ लगी हुई है, और स्टूडेंट्स को धक्का मार के ये लोग क्लास में जा रहे हैं। साल भर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अब इनको आज अपने कमरों में जाना है, और ये लोग धक्का मार के अंदर जा रहे हैं। पुलिस को टैक्स पेयर का पैसा ये बोलते हैं हम खाते हैं, धांधली करते हैं ये वाइस चांसलर्स। आप बताइए, ये लोग पुलिस को बुलाते हैं कि हमने उनको बंदी बनाया है, ये लोग फायर ब्रिगेड को बुला रहे हैं कि हमने उनको बंदी बनाया है। पुलिस हंस के जा रही है। हमने बोला भाई उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया आपने, तो बोले वो रेस्क्यू नहीं होना चाह रहे हैं। ये कब की बात है? ये अभी की बात है। हमने बोला निकालिए उनको। और पुलिस अब वहाँ पे जो ये गेम्स खेल रहे हैं, पुलिस का, टैक्स पेयर का कितना पैसा खर्च हुआ। अच्छा, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने बीच में एक बार भी नहीं टोका। जो दूसरा पक्ष है, जो ABVP वाला है, उनकी तरफ से भी कुछ वीडियोस फ्लोट हो रहे हैं। एक प्रतीक भारद्वाज करके स्टूडेंट है, उनका वीडियो फ्लोट हो रहा है। वो उनका कहना है कि पूरा फायर एक्सटिंग्विशर उन पर झोंक दिया गया, उसके बाद उन्होंने एक बाथरूम में बैठकर अपनी जान बचाई। इसमें कितनी सत्यता है? बाथरूम में बैठकर जान बचाई तो फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे डाला, मतलब दिस इज़ नॉनसेंस। पुलिस आई, डर कर वो लोग भागे कि पकड़ा ना जाए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उनको पहचान रहे हैं, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर, हमें सबका आइडेंटिटी पता है। पुलिस के सामने वो लोग ना आए, भागे, और ये पूरा ड्रामा क्रिएट करता है। वहाँ आके जाति सूचक बातें कह रहे हैं कि वो जो ये एक फर्जी रिपोर्टर रुचि तिवारी जो पानी की बात कर रही थी, ये लोग भी हमारे साथियों को कहते हैं कि पहले हम पे पानी फेंकते हैं, फिर कहते हैं अरे पानी पिला रहे, तुम लोग को पानी तो नहीं मिला है ना। ये किसने किया? ये आई थिंक निशांत, विद्यार्थी, और ये लोग सब ये बातें कह रहे थे। कहाँ पे पानी फेंका? हम लोग जब वहाँ पे उन लोगों को हम रोक रहे थे, सिक्योरिटी खड़ी थी, हमने भी बैरिकेड बनाया कि आप मारो मत, तब जाके हम पे पानी फेंक कर ये बात कही जाती है। या फिर हम कोटा से नहीं आते हैं, हमको क्लास करनी है, तुम लोग का स्ट्राइक नहीं चलने देंगे। तो करो ना भाई, तुम जाके गुंडागर्दी से तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना जाके पढ़ोगे, पढ़ लो जाके, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अलग से लाइब्रेरी खोल देंगे हम लोग, जाओ पढ़ो, हम तो चाहते हैं पढ़ो। लेकिन इनको रखा ही गया फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के आकर चाटुकारिता कर करके DU में नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जाएंगे। प्रतीक भारद्वाज के वीडियो पे आप क्या कहोगे जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया? वो लोग, उन लोगों ने खुद को बंद किया था बचने के लिए पुलिस से। अच्छा, तो वो मतलब वो आप कह रहे हो कि वो ड्रामा खुद क्रिएट किया? ऑफ कोर्स, खुद को पुलिस आती है, भाग कर ये लोग अपने आप को पुलिस से बचा रहे हैं कि पुलिस देख ना ले, क्योंकि वहाँ पे वो लोग खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे वो लोग थे। हाँ, JNU के सारे स्टूडेंट्स वहीं पे थे, उन्होंने उनको देखा मारते हुए। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग मुझे लगता है 10 से 15 लोग थे।
और जो मीडिया में नैरेटिव जा रहा है कि क्लैश हुआ है जेएनयू के स्टूडेंट्स में, जेएनयू के स्टूडेंट्स में क्लैश नहीं हुआ है। जेएनयू के स्टूडेंट्स को एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संघी गुंडे 10-15 की तादाद में आते हैं, रात के अंधेरे में उन पे पत्थरबाजी करते हैं और हम उनको जानते हैं, गालियाँ बकते हैं, महिलाओं को परेशान करते, दारू पीकर आते हैं और कास्टिस्ट स्लर्स बोलते हैं। जो उनका पहले का भी वीडियो है, जब पिछले बार इलेक्शन से पहले एसजीबीएम हुआ था ट्रिपल एस का, तब हमारी वाइस प्रेसिडेंट तब की कॉमरेड मनीषा, जो एक दलित छात्रा हैं, हमारे प्रेसिडेंट उस समय के कॉमरेड नीतीश, जो ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको वो लोग कहते हैं कि तुम लोग को कुछ नहीं आता, पढ़ लिख कर आओ, कोटा से आते हो, मंडल वाले हो, ये सब बात कही गई। इस्लामोफोबिक बातें हमारी उस समय जनरल सेक्रेटरी मुंतहा, हमारी उस समय काउंसलर माहम, हफ्सा, इन लोग को कहा जाता है कि नजीब, जिनको इन लोगों ने डिसअपियर कराया है, नजीब को इन लोगों ने मारा पीटा, उसको वो आज कहाँ है, आज भी हम उसको ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को कहते हैं कि जाओ पाकिस्तान में नजीब को ढूंढो। ये कौन कहता है? ये जयंत मिश्रा, विकास पटेल, वियावलिस्ट अनिमेश मिश्रा, निशांत पाठक, ये सब नाम जेएनयू के कैंपस में रटे हुए नाम हैं। हर बार गुंडागर्दी करते हैं ये लोग और इसीलिए भाग के छुपे थे, इसीलिए कि इनको सब पहचानते हैं। ये उन मौकाए वारदात पे ये लोग मिलना नहीं आप लोग ये नहीं मानते कि आपने एबीवीपी के छात्रों को मारपीट की है, क्योंकि जो उनका आरोप है? हमने मारपीट नहीं की है, इनका काम है। हर बार जब भी कोई आंदोलन, फी हाइक के समय जब स्ट्राइक हुआ था तब भी इन लोगों ने मारा पीटा। इस समय भी कई साल बाद जब यूनिवर्सिटी के सारे छात्र मोबिलाइज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं कि हमें कुछ करना है कैंपस के लिए, कैंपस को ढहते हुए हम देख रहे हैं, इट्स क्रम्बलिंग ब्रिक बाय ब्रिक एंड इट इज़ बीइंग डन बाय जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, जेएनयू वीसी। हमारे हॉस्टल्स में आपको बता दें, आप लाइब्रेरी जाइएगा, इसके बाद 20 लाख रुपए कह रहे हैं कि हमने बर्बाद किए। 20 लाख रुपए इनके पास आए, आप बाहर से अगर आपका कैमरा ये कैपेसिटी है उसमें आप रिकॉर्ड करिएगा। लाइब्रेरी में हमारी किताबें वहाँ पे हैं, वो किताबें पुरानी बेहतरीन प्रेशियस किताबें, धूल धूप छाँव सब आ रहा है, शीशा तक नहीं लगा है। ये लाइब्रेरी होती है, एक लाइब्रेरी किसी भी यूनिवर्सिटी की पहचान होती है। हमारी सर्दी बीत जाती है, हॉस्टल्स की खिड़कियों में शीशा दूर फाइबर तक नहीं लगवाते हैं और हॉस्टल के प्रेसिडेंट्स जब बार बार जाके बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को ठंडी लग रही है तो खिरचने भेजते हैं कि जाओ कील खरीद के लगवा लेना, पट्टियाँ भेजते हैं, पतली पतली पट्टियाँ लगवाओ। ये हाल है, वॉशरूम की छतें गिर रही हैं। इतनी धांधली, हर हॉस्टल में एक तरफ का बन जाता है और वो पहले से बदतर बनता है। आप थोड़ा सा जो लैच है उसको थोड़ा सा खींच दें तो वो निकल आए, ऐसा बनता है। दूसरी तरफ जाते जाते दूसरी तरफ का वॉशरूम बनते बनते वो रुक जाता है, पता नहीं क्यों, हर हॉस्टल में। और बोलते हैं कि CPWD का कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? 3 साल से तो मैं देख रही हूँ, ऐसी क्या दिक्कत है? पैसा खाया जा रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा खाया जा रहा है और फंड्स तो आ नहीं रहे। वीसी कहती है कि फंड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सब जो फर्जी सेमिनार्स आप करा रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमको सेमिनार्स के लिए फंड्स दो, हमें सीटिंग कैपेसिटी दो, वो क्यों नहीं करा रहे हो तुम लोग? सो ऑल ऑफ दिस व्हेन स्टूडेंट्स आर कमिंग टुगेदर, बराक में 20 लाख रुपए आए इनके पास, बराक में मेस नहीं है, बराक हॉस्टल में वाईफाई नहीं है। आप किससे पूछ के फंड इधर उधर, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, जहाँ से आप अपना कट ले पा रहे हो, वो चीज़, वो मशीनें आप लगवा रहे हो यहाँ पे। कहती है वीसी की ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन लेकर आ रही है। हमने बोला मैडम लैब्स में इक्विपमेंट्स नहीं है, वो क्यों नहीं ला रही हैं? बोलती है बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग कम फीस देते हो, तुम लोग को, बट उसमें भी रोटी मेकिंग मशीन लाया जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी जो मोबिलाइजेशन होगा ये स्टाफ के लिए भी है, प्रोफेसर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि वो चाहती हैं कि पहली बात कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर्स हैं उनको परमानेंट नहीं करते,
ये लोग चाहते हैं वर्कर्स वगैरह सब निकले। बेसिकली यूनिवर्सिटी एक प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्री बने, इंडस्ट्री बने, गलगोटियास जैसी सिचुएशन हो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई ना बेताशा पैसा दो, पढ़ाई लिखाई से इनको मतलब नहीं है, पैसा कहाँ से बन पाता है, इससे मतलब है। बीसी के कार्यकाल को आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हो? इससे पहले जब से ये सरकार आई है, इसका एक एजेंडा रहा है जेएनयू को ख़त्म करना। जेएनयू को क्यों ख़त्म करना ज़रूरी है? जेएनयू इनके लिए खतरा इसलिए है, जेएनयू एसयू इनके लिए खतरा इसलिए। आप सोचिए कि मान लीजिए हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत गलत बातें करते हैं, छोड़ दो हमको, अपनी बात करके अपने कैंपस में हम लोग अपना डिबेट डिस्कशन कर लेंगे। इतना बड़ा मशीनरी जेएनयू एसयू के पीछे क्यों लगा है? ये एक सवाल होना चाहिए ना। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों ये गोदी मीडिया हमारे पीछे पड़ी रहती है। अरे हमारी वीसी कहती है हम लूनेटिक फ्रिंजेस है, अगर है तो हटा दो हमको, लेट अस बी एट द फ्रिंजेस ओनली। Why are you highlighting our struggles if you don't care about? They don't care about our struggles per se, but they care about the fact कि अगर यूनियन रहता है, यूनियन संगठित रहते हैं हम, एक की दिक्कत सबकी दिक्कत, उसमें हम लड़ते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि पढ़ाई सबके लिए, हॉस्टल सबके लिए, सस्ती शिक्षा, ये सारी चीज़ें इंश्योर हो। और ये मॉडल जब तक रहता है, जेएनयू का मॉडल जब तक रहता है, जहाँ डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं, जहाँ गांव से कोई बच्चा आता है, उसको ये जेएनयू की अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर कोई महिला छात्र है, ये जेएनयू की अंडरस्टैंडिंग है कि उसको उतनी सुविधाएं नहीं मिली है जो एक शहर के छात्र को मिली है, एक मेल छात्र को मिली है। तो जेएनयू इंश्योर करता है कि उसको इक्विटी दिया जाए। ये मॉडल उनको खलता है। ये चाहते हैं शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण। इसलिए ये जेएनयू को धाराशाही करना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू इनके नियो लिबरल फाशिस्ट एजेंडा में एक खलल बन के बैठा हुआ है कि लोग देख पा रहे हैं, इट्स अ ब्लैक स्वान, लोग देख पा रहे हैं कि नहीं शिक्षा बेचना ही ज़रूरी नहीं है, सस्ती शिक्षा भी हो सकती है। अब बेहतरीन प्रोफेसर से स्टूडेंट्स कम पैसे में पढ़ सकते हैं। तो जब तक जेएनयू खड़ा रहेगा तब तक इनकी सामंतवादी गलगोटियास जैसी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे फ्रॉड करना सिखाया जाता है, झूठ बोलना सिखाया जाता है, वो यूनिवर्सिटी पनप नहीं पाएंगी। जियो यूनिवर्सिटी, जिसकी प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, जो है भी नहीं, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बना दिया। यहाँ पे जीता जागता यूनिवर्सिटी जो आपको बेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, जहाँ के प्रोफेसर्स आपको खड़ा कर करके बोलते हैं कि सवाल क्यों नहीं पूछो, जहाँ प्रोफेसर्स बोलते हैं कि क्लास से निकलो, देखो क्या चल रहा है बाहर, ये ख़त्म करना इनके लिए ज़रूरी है। इसीलिए जेएनयू पे हमला लगातार 10 साल से चल रहा है। ये सवाल आपके ऑडियंस को खुद से पूछनी चाहिए कि क्यों जेएनयू के बारे में, जेएनयू ख़राब है तो हटाओ ना, मत करो उसके बारे में बात। सरकार को हमारे बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि सरकार सस्ती शिक्षा के खिलाफ है, आपके बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहती। आपको सवाल करना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को रील्स बनाने चाहिए, आपके बच्चों को पकौड़े बनाने चाहिए। रील्स बनाना बुरी बात नहीं है, पकौड़े बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ भी तो सकते हैं हम ना। बेहतर शिक्षा करके भी हम रील्स और पकौड़े बना सकते हैं। कन्हैया कुमार आए थे, बात हुई आप लोगों की? हाँ आए क्या थे। बता गए? जो भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आए थे उस दिन, हमारे बहुत सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, कॉमरेड सुचेता, कॉमरेड बाला आए थे, रोहित आज़ाद आए थे, हमारे टीए के भी सारे जो प्रोफेसर्स, टीचर्स एसोसिएशन के फॉर्मर जो ऑफिस बेयरर्स थे, वो सारे लोग आए थे। और बिल्कुल वो हमारे स्ट्रगल में सब हमारे साथ हैं और इस स्ट्रगल को आगे ले जाना वो ज़रूरी समझते हैं कि जेएनयू हर हाल में इनकी फांसीवादी विचारधारा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी इनकी दुश्मन बनी रहती है, हर हाल में खड़ा होना चाहिए। इनकी उस सपने को जिसमें ये नहीं चाहते हैं कि हम सब पढ़ें। इंडिया में या कहीं और भी पढ़ाई का बहुत महत्व है, क्योंकि एक पूरा एक देखिए कहाँ जहाँ पे जिसको ओन किया जाता है, जहाँ जिसको इंसान नहीं समझा जाता, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता। इंसान होना मतलब पढ़ाई करने देना, पढ़ाई का अधिकार होना इंसानियत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है।
जिस तरह स्लेव्स को नहीं पढ़ने दिया जाता था, जिस तरह यहाँ दलित बहुजन लोगों को, महिलाओं को नहीं पढ़ना अलाउड था, क्योंकि यहाँ इनको इंसान नहीं समझा जाता था। बहुत लड़कर अधिकार लिए गए हैं। सावित्री बाई ने, अंबेडकर ने, फूले ने बहुत लड़ाई लड़ी है, और उनकी लड़ाइयों को जो हमें मौका मिला है कि महिलाओं के लिए सावित्री बाई रास्ते में चलती थी, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, फिर भी वो चलकर पढ़ाती थी। अपर कास्ट महिलाओं को भी वो पढ़ाती थी। वो इंश्योर करती थी कि जब उनको जो ब्राह्मण विधवाएं हैं, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको जो विधवा हो जाती थी, उनके घरों से उनको निकाल दिया जाता था, उनको वो पढ़ाती थी। उनके स्ट्रगल्स को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ। कौन कौन है घर में? मेरे घर में मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरे दादा दादी मेरी जॉइंट फैमिली, मेरे चाचा चाची, उनके बच्चे भी। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी फ़ौज से रिटायर हुए हैं। तो उन्हें ये सब जानकारी मिली कि यहाँ आप मोर्चा खोले हुए हैं? हाँ, उनको पता है। क्योंकि जो तस्वीरें आई वो बहुत कहानियाँ कह रही थी। हाँ, उन्हें पता है, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इनके लिए कि स्टूडेंट्स को ये लोग पेट्रनाइज़ करें, हमें अपने आप में इंसान ना समझे। तो जब ये ऑफिस ऑर्डर्स निकालते हैं तो डराने के लिए घर पे भी भेजते हैं। क्या कहते हैं पापा? किससे बात होती है पापा मम्मी में? सबसे, दोनों से बात होती है, मेरी सबसे बात उन्हें होती बताया नहीं कि इतना एक्शन हो रहा है मेरे खिलाफ? है। उनको पता है, हाँ, उनको पता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा तुम्हें? कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के वो सोचेगा कि वो सही से रहे, सलामत रहे, तो मेरे पेरेंट्स को भी वही चाहिए कि मैं सही सलामत रहूं, मेरी पढ़ाई पूरी हो। आप भी उस वक्त थे जब मार्च निकल रहा था? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ है और मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से काउंसलर हूँ। आपने क्या देखा? क्या हमने देखा कि हम सब देखिए, पहले तो इस पे हमको नज़र डालना होगा पीछे से। हम जब देखते हैं कि जेएनयू में रोहित एक्ट को लेकर और यूजीसी गाइडलाइंस पर जब स्टे लगा, तो उसके खिलाफ एक यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ। हमने देखा कि उसको लेकर, और सिद्धांता फाउंडेशन एक मतलब प्राइवेट एंटिटी है जो यहाँ पे कोर्स ऑफर करता है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, मेरे स्कूल में। तो उसके खिलाफ जब हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया, और जैसे ही खासकर यूजीसी रेगुलेशंस और रोहित एक्ट को लेकर हमने जब यहाँ पे आंदोलन शुरू किया, एसयू ने आंदोलन शुरू किया, तो उसके अगले दिन ही, मतलब जिस दिन मार्च का कॉल दिया उसके अगले दिन ही हम देखते हैं कि हमारे जेएनयू एसयू के ऑफिस बेरर्स को और हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो नीतीश कुमार हैं, उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरा आंदोलन चला, और हम उसके बाद कई दिन स्ट्राइक पे गए। उसमें बहुत सारे हमारे मुद्दे थे जो जेएनयू ने जो पिछले 10 सालों में खोया है, उन सब चीज़ों को वापस पाने के लिए, सिद्धांता हो, और उसमें सबसे मेजर जो चीज़ था वो यूजीसी रेगुलेशंस और रोहित एक्ट था। तो कई बार डिरेल करने का ट्राई किया गया, कई बार जो यहाँ की वीसी हैं वो उस आंदोलन को तोड़ने की कोई साजिश रचती हैं। फिर उसके बाद हम लोग पिछले 6 दिनों से कंप्लीट स्ट्राइक पे गए, और हमने अपना जो भी तंबू है, एनकैंपमेंट है, वो SLSIS लॉन में लगाया। उसके बाद हमने कॉल दिया कि हम मार्च करेंगे, समता जुलूस करेंगे। तो उसमें समता जुलूस हुआ, उसमें हज़ारों छात्र आए, और हम लोग वीसी के घर गए, वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आके हमने कॉल दिया था कि उसके बाद हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे सारी चीज़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर, रोहित एक्ट के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गुंडे थे, ABP के गुंडे आते हैं, और वो आके गाली गलौज करते हैं कि तुम ताला क्यों लगा रहे हो, हमें पढ़ना है। और उसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़ा करने का ट्राई करते हैं। रात में 2 बजे उनको याद आता है? जी, रात में 12 बजे के बाद की बात है ये। और पूरे छात्र थे वहाँ पे, मतलब 600-700-800 छात्र थे तब भी, ठीक है, ताला लगाने के वक्त, या उससे ज़्यादा ही होंगे। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब वहाँ पे उनको जो इस जेएनयू के छात्र हैं कन्फ्रंट करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो बाद में वो गाली गलौज करने लगते हैं, और वो पत्थर चलाते हैं, ईंटें चलाते हैं। आप लोग शायद उसमें फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े मतलब पूरे ईंटें थे जो हमारे तंबू पर फेंका गया। जब तंबू में सब लोग यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तंबू पर फेंका गया। उसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईंटें उटे फेंक के वापस भाग जाते हैं। पुलिस ढूंढने जाती है, तो कुछ कुछ वो आपस इधर उधर छिप जाते हैं, और फिर बाद में वो रात में ये बोलते हैं कि हमें मारा गया है, हमें दौड़ाया गया है। यही सारी चीज़ें हुई। इस पे मैं एक चीज़ कहूँगी, वो जिनके बारे में, क्या प्रवीण भारद्वाज है ना, वो प्रतीक जो भी उनका नाम है, वो उनको पढ़ना था अगर,
तो वो तो एसबीटी के स्टूडेंट हैं, बायोटेक के। वो ट्रिपल एस में क्या कर रहे थे? उनसे पूछिएगा कि कहाँ किस किस स्कूल के वॉशरूम में बंद थे वो, और उनको बहुत पढ़ाई करनी थी, तो वो स्कूल ऑफ सोशल साइंस में क्या कर रहे थे? ये सवाल। और मारा हमें गया है, हमें चोट लगी है, पत्थर हम पे चला है। अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा सूजन, ये मसल स्टिफ हुए हैं, हम पे पत्थर चला है। और उनसे पूछिएगा कि आपको बहुत पढ़ाई का अर्ज हुआ था तो आप अपने स्कूल, आपका स्कूल तो खुला था, वहाँ जीबीएम अभी तक नहीं हुआ है, तो वहाँ लॉकडाउन नहीं किया हमने, वहाँ पढ़ते हैं आप। तो क्या प्रतीक भी पत्थरबाजी में इन्वॉल्व? बिल्कुल, ये लोग सब ये गुंडे हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत पढ़ाई करनी थी। ये मेरे अभी मुझे याद आया कि ट्रिपल एस में क्या कर रहे थे वो तो उनका स्कूल नहीं है, उनको बहुत पढ़ने का मन था। अरे हम तो बाप रे ज़बरदस्ती निकाल रहे थे अगर हम स्टूडेंट्स को, तो वो अपने स्कूल में पढ़ रहे होते ना। पत्थर मारने वो लोग आए थे, हमारे साथ बदतमीज़ी करने आए थे दारू पीकर। इस प्रकरण के बाद पुलिस एक्शन हुआ, एफआईआर लिखी गई? कल हमने कंप्लेन दिया, और अभी तक तो हमारे पास उन्होंने कहा था 11 बजे तक हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कंप्लेन रजिस्टर हुई है। अभी तक नहीं आया। हमें कल रात में भी हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ा, हमारा कंप्लेन नहीं रजिस्टर किया जा रहा था। तो वी होप हम फिर से जाएंगे कि कंप्लेन रजिस्टर हो। किसके किसके नाम लिखाए हैं? हमने सबके नाम लिखवाए हैं, क्योंकि वो लोग कितने लोग हैं? मुझे लगता है 15-20 लोग होंगे, और वो सारे लोग वी ऑल नो देम बाय देयर नेम्स, बाय देयर फेसेस, क्योंकि पहली बार नहीं कर रहे हैं वो लोग, हर बार करते हैं। उनको उन पे इंक्वायरियाँ जो बार बार दिखाते हैं ना कि हम पे इतना फ़ाइन लगा है, मार पीट करने के लिए उन पे फ़ाइन लगता है, लेकिन उनको कभी आउट ऑफ बाउंड्स, कभी रस्टिकेट नहीं किया जाता। आगे का क्या कदम है आप लोगों का? हम लॉकडाउन पे जा रहे हैं, और सारे स्कूल्स लॉकडाउन होंगे, वीसी इस्तीफ़ा दें, और हमने जो भी जेएनयू में 10 साल में खोया है, हमारा डेप्रीवेशन, आप देखिए महिलाओं की संख्या कितनी कम हो गई, क्योंकि पीएचडी से डेप्रीवेशन पॉइंट्स हटा दिया। हम चाहते हैं एमसीएम बढ़े, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों को भी मिले, डेप्रीवेशन पॉइंट्स हो। क्या है डेप्रीवेशन पॉइंट, जो ना जानते हैं बताएंगे? मैंने ये एक्सप्लेन किया था पहले भी कि डेप्रीवेशन पॉइंट जेएनयू में बहुत पहले से, बीच में भी रोकने की कोशिश की, तब भी यूनियन ने लड़ाई लड़ी। और डेप्रीवेशन पॉइंट्स ये होते हैं कि जो भी जैसे क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में बटे होते हैं, जो भी रूरल बैकग्राउंड से, रीजन जो ऐसे मार्जिनलाइज रीजन से जो छात्र हैं, उनको कुछ अधिक मार्क्स दिया जाता है, या महिलाओं को दिया जाता है कि वो रूरल बैकग्राउंड से भी लोग, महिलाएं जिनको उतनी फैसिलिटी, उतने रिसोर्सेज नहीं होते मुख्य हैं, धारा में आ सके, हाँ, वो भी यहाँ जेएनयू में आके पढ़ सके। जेएनयू ऐसे ही नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के लिए दरवाजे, जो यहाँ पे मार्जिनलाइज लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो उनके लिए दरवाजे खोल के रखते हैं ताकि सबको यहाँ के पढ़ सके। उनका स्ट्रगल रहता है। ये कब तक आपका प्रोटेस्ट चलने वाला है? वील सी। आप कुछ जोड़ रहे थे? हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली ये जो जेएनयू पे जो पूरा ये देखते हैं कि हम न्यूज़ में जेएनयू ऐसा है, वैसा है, एंटी नेशनल है, तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे डेप्रीवेशन पॉइंट पे, तो मैं खुद, मेरा जो मूल निवास है वो पलामू ज़िला है झारखंड में, जो बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो ये चाहते हैं कि जो जेएनयू का आइडिया है, जो कोर आइडिया है कि दूर दराज के जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, चाहे मजदूर के बच्चे हों, चाहे प्रेसिडेंट का बेटा हो, वो एक साथ इस कैंपस में आके एक साथ बेंच शेयर करे और एक साथ पढ़ाई करे एक क्लास में। और वो चाहते हैं कि इस कैंपस को, उनकी आंखों में ये चुभता है कि ये कैंपस जो है दिल्ली के ऐसे पॉश इलाके में है जहाँ पे आप ये जेएनयू की दीवार क्रॉस करेंगे तो आपको एक मुझे लगता है कि एक मॉल है, यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, यहाँ पे घर जो हैं आप जाएंगे तो एक फ्लैट 2-2 करोड़ रुपए का है। तो उनको ये चुभता है कि ये ऐसे पॉश इलाके में यहाँ पे जो गरीब मजदूर के बच्चे आ रहे हैं, जो पिछड़े आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, वो यहाँ पे कम पैसों में शिक्षा अर्जित करते हैं, वो देश विदेश की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये चाहते हैं कि इसको भी तोड़ के, बेच के मॉल बना दिया जाए। वो इस चीज़ से डरते हैं। देखिए, आप लोग के तमाम आरोप हैं और वो जाने भी चाहिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना नज़रिया होता है। इसी बीच में मगर कुछ वीडियोज़ भी वायरल होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। प्रधानमंत्री या जो गृह मंत्री को लेके एक वीडियो वायरल हुई थी, कब्र खुदेगी, देखी थी आप लोगों ने? वो तो बाहर भी हुई थी ना, जो पूरा सवर्णा आउटरीच था यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पे, उन लोगों ने नारे लगाए, उस पे किसी को आपत्ति नहीं हुई। होनी चाहिए।
नहीं, पहली बात कि अ, सरकार को इंसान क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो कैसे करेगा? नहीं, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, कपिल बट मिश्रा कब्र जब खोदना। बोलता है कि गोली मारो सालों को, दैट इज थ्रेट टू लाइफ, दैट इज थ्रेट टू लाइफ। बाकी आइडियोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम नारे लगा रहे हैं, अगर सरकार ये मानती है कि वो हम सबकी है, सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और यहाँ पर देखिए, सिटीजन सरकार को क्रिटिसाइज करे और वहाँ पे सरकार का एक फर्द, एक मिनिस्टर सिटीजन्स को गोली मारने के लिए कह रहा है, क्या इसमें अंतर नहीं है? नहीं, वो गलत है, उन्हें कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये नारे भी लगे हैं, ये पूछ रहा हूँ आपसे। लगे होंगे, अब कुछ वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे बीच में। तो उस पे वही मैं कह रही हूँ कि वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे अगर कुछ नारे सरकार के खिलाफ लग रहे हैं तो अगर लोगों को दिक्कत हो रही है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। मतलब आप उन कब्र खोदने वाले नारों को जस्टिफाई करते हो? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि मोदी जी आके तो हमसे यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, अमित शाह भी बात नहीं कर रहे हमसे यहाँ पर आकर। हमारी यूनिवर्सिटी का जो हाल हुआ है, हमारे यहाँ लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, रोहित की सांस्थानिक हत्या स्मृति ईरानी के हाथों हुई है, शी मर्डर्ड हिम। पूरे एक लड़के के पीछे एक पूरा प्रशासन लगता है। रोहित की हत्या कैसे हुई है? उनकी जो इंक्वायरी होती है, प्रोक्टोरियल इंक्वायरी होती है, प्रोक्टोरियल इंक्वायरी उनको पूरा क्लीन चिट देती है कि इन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया। मिनिस्ट्री से आदेश जा रहा है कि आप इनको रेस्टिकेट करो, इनको निकालो हॉस्टल से। ऐसी मशीनरी जो लोगों को मार रही है, हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल सिंबॉलिक है। और इस पे अगर लोगों को, वही बात है कि उस समय अंकिता भंडारी के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, उनका मर्डर हुआ था, वो उस पे बीजेपी पे थूक रहे थे लोग। उसी समय इंदौर में पानी पीकर लोग मरते हैं, उसको छुपाने के लिए फिर इन लोगों ने ये उठाया, एक बेसिक सा स्लोगन उठाकर इन्होंने उसका तमाशा बनाया। वही स्लोगन फिर ये लोग लगाते हैं, तब किसी को दिक्कत नहीं होती है, तब तो पूरा डिबेट दिन भर का नहीं चलता है। बेसिकली जब भी जेएनयू इनके लिए स्केपगोट बन गया है, जब भी कुछ होता है, जब भी सरकार कटघरे में खड़ी होती है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और बेशर्मी के साथ छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट ये कहता है कि पेनिट्रेशन जब तक नहीं होगा उसे रेप नहीं माना जाएगा, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। एंड इन सब को छुपाने के लिए ये लोग जेएनयू को बार बार बीच में लेकर आते हैं। ये ऑडियंस को आपके सवाल पूछना चाहिए कि क्यों। सो वही है, इंदौर की घटना और अंकिता भंडारी वाली घटना को छुपाने के लिए इन लोगों ने इसको उछाला था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम हर पक्ष पर बात कर सकें और जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे जुड़े जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका पक्ष हम आपको दिखाएं, क्योंकि ये फैसला हमारा नहीं करना है कि कौन सही है कौन गलत है, वो कानून और न्याय व्यवस्था करेगी, मगर हमारा जो काम है कि हम हर पक्ष की बात आप तक लेकर आएँ और आप फैसला करें कि कौन सही कौन कितना गलत है। तो हम सभी पक्षों की बातचीत आप तक लेकर आते रहेंगे। बने रहें लल्लन टॉप के साथ। कैमरे पे 40 हैं। मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।